नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696068907523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी SSC के द्वारा आयोजित होने वाली लेखपाल की परीक्षा के लिए जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज बनाई गई थी उसका एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट 5 है। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन रखे गए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर, जैसा कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में लिखे गए हैं, तो मीडियम का कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड एडिटेड द न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन। समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन का संपादन किसने किया था? तो आई होप आप सभी को आंसर पता होगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी, MK गांधी। ठीक है, गांधी जी के द्वारा ये एडिटेड था न्यूज़पेपर। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला एका आंदोलन से प्रभावित नहीं रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैड नॉट बीन इफेक्टेड बाय द एका मूवमेंट। पूछ रहा है कि कौन सा प्रभावित नहीं रहा है ना। नॉट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा। जो एका मूवमेंट था 1921-22 के समय पर पासी और अहिर, पासी एंड अहिर कास्ट के लोगों के द्वारा चलाया गया एक मूवमेंट था। और हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर ये तीनों इससे प्रभावित हुए थे। मेरठ कहीं से भी एका मूवमेंट से प्रभावित नहीं हुआ था, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रोपोनेंट ऑफ विशिष्ट अद्वैता फिलॉसफी। विशिष्ट अद्वैता फिलॉसफी या विशिष्ट अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य को विशिष्ट अद्वैता फिलॉसफी के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि द्वैताद्वैत फिलॉसफी के प्रोपोनेंट के रूप में किसे जाना जाता है या द्वैताद्वैत दर्शन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो आपके थे निम्बकाचार्य। ठीक है, तो रामानुजाचार्य और निम्बकाचार्य, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इनकरेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है, गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो जो ढोलावीरा है ये आपका लूनी नदी के किनारे है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। वहीं पर रोपड़ आपका सतलज रिवर के किनारे है। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, इसके अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, IVC या हड़प्पा सभ्यता की, तो उनको भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ये दोनों किन नदियों के किनारे थे? तो आप कह सकते हैं मोहनजोदाड़ो आपका इंडस रिवर के बैंक पर है और हड़प्पा आपका रावी नदी के बेस पर है। ठीक है, बैंक पर है। तो एटलीस्ट इतना आपको याद होना चाहिए। रिपीटेडली कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ढोलावीरा लूनी रिवर, रोपड़ सतलज रिवर, लोथल भोगावा रिवर। तो क्वेश्चन में कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो मोहनजोदाड़ो है ये इंडस नदी के बैंक पर है और जो हड़प्पा है आपका वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, When was the पेंच नेशनल पार्क इज एस्टेब्लिश्ड। पेंच नेशनल पार्क कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1975 में जो पेंच नेशनल पार्क था वो एस्टेब्लिश किया गया था। पेंच नेशनल पार्क कहां पर मौजूद है? तो ध्यान रखिएगा जो मध्य प्रदेश का सदर्न बाउंड्री है वहां पर आप कह सकते हैं एक रिवर बहती है जिसका नाम है पेंच। पेंच रिवर आपकी इस पेंच नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल हाफ में डिवाइड करती है पेंच नेशनल पार्क को। और आप कह सकते हैं कि नेशनल पार्क मौजूद है सतपुड़ा हिल्स में, या जो सदर्न स्लोप है या लोअर स्लोप है सतपुड़ा हिल्स का, वहां पर आपका पेंच नेशनल पार्क मौजूद है। बाद में आप कह सकते हैं कि ड्यू टू abundance of the, or we can say that it is very famous for its ferocious Bengal tigers। ठीक है, तो बंगाल टाइगर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और उन्हीं के कारण ये नेशनल पार्क काफी फेमस है। तो इसीलिए इसको बाद में टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया था। ठीक है, तो पेंच टाइगर रिजर्व अब बना दिया गया है।
इसके अलावा फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है। तो फ्रेंड्स नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा नाम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये आपका भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और कहां पर मौजूद है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये फैला हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, भारत में कौन सा बांध सबसे ऊंचा बांध कहलाता है, तो आप सभी को पता होगा टेहरी डैम। टेहरी डैम आपका 260.5 मीटर, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 261 मीटर, ठीक है, जो टेहरी डैम की हाइट है वो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 261 मीटर, और अगर प्रिसाइज आपको बताना है तो 260.5 मीटर, ठीक है। टेहरी डैम आपका किस नदी में बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा टेहरी डैम भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है, भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि टेहरी डैम आपका किस राज्य में मौजूद है, तो इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड में ये मौजूद है, ठीक है। तो इंडिया का सबसे टॉलेस्ट डैम आपका टेहरी डैम है, ये आपका 260.5 मीटर ऊंचा है, भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है, और ये किस राज्य में मौजूद है या किस राज्य में स्थित है, तो आप कह सकते हैं उत्तराखंड। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि मैथन डैम हैड बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दी कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, मैथुन डैम जो है ये आपका किस नदी के कोस्ट या बैंक पर बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा बराकर रिवर, ठीक है, जो मैथन डैम है ये आपका बराकर नदी के बैंक पर बनाया गया है। और बराकर नदी जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा किसकी सहायक नदी है, बराकर रिवर किसकी सहायक नदी है, बराकर रिवर कहां पर बहती है, तो ध्यान रखिएगा झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड में बराकर नदी के ऊपर ये मैथन डैम बनाया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ और नाम लिखे हुए हैं, जैसे भाखड़ा आपको दिख रहा होगा, बराकर दिख रहा है यहाँ पर। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट डैम है भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम जो है इसकी जो ऊंचाई है वो 207.26 मीटर है, 207.26 मीटर, और ये आपका सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया, सतलुज रिवर के ऊपर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर में आप कह सकते हैं कि एक नांगल सिटी है जो कि पंजाब में होल एंड सोल सिचुएटेड है, तो उसी के नाम पर से भाखड़ा नांगल डैम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है भाखड़ा नांगल। इसके अलावा यहां पर आपको नाम दिख रहा होगा हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम आपका महानदी के ऊपर है, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि उड़ीसा राज्य में मौजूद है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, संबलपुर उड़ीसा में आपका हीराकुंड डैम मौजूद है महानदी के ऊपर, जो कि बनाया गया है। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। पहला पार्ट था क्वेश्चन का कि टॉलेस्ट डैम जो है इंडिया का कौन सा है, तो आपका टेहरी डैम है, और जो मैथन डैम है वो किस नदी के ऊपर है, तो ये बराकर नदी के ऊपर है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके अलावा जो बराकर रिवर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस रिवर की सहायक या ट्रिब्यूटरी है। बराकर नदी के ऊपर आपका मैथन डैम बना है जो कि झारखंड में मौजूद है, ध्यान रखिएगा। टेहरी डैम आपका उत्तराखंड में मौजूद है। इसके अलावा मैंने 2 डैम के बारे में आपको बताया, एक आपका था भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम आपका सतलुज रिवर के ऊपर है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। पंजाब और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर ही एक सिटी मौजूद है नांगल सिटी, उसी के नाम पर से भाखड़ा नांगल डैम भी कहा जाता है। 207.26 मीटर ही ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया हीराकुंड डैम के बारे में जो कि महानदी के ऊपर है। महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम बनाया गया है जो कि उड़ीसा राज्य में मौजूद है, उड़ीसा में भी संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 6 में मिल गई। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इनकरेक्ट ऑप्शन है, गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला ही लिखा हुआ है डेंसिटी, और डेंसिटी का लिखा हुआ है क्यूबिक मीटर, और आप सभी को पता है कि क्यूबिक मीटर जो होता है, मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम या आयतन का आप कह सकते हैं यूनिट होता है, ना कि डेंसिटी का, ठीक है। डेंसिटी बराबर हम कह सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट का जो मात्रक है ध्यान रखिएगा वो होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का क्या हो जाएगा किग्रा पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां पर पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी यूनिट होती है कूलॉम्ब, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराडे, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड हम डेसिबल में नापते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा गलत लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल फेस्टिवल इज नॉट सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो टूसू फेस्टिवल है, टूसू फेस्टिवल आपका जम्मू एंड कश्मीर में नहीं मनाया जाता। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हर नवमी, बहुमिला और छारी फेस्टिवल, ये तीनों ही जम्मू एंड कश्मीर के फेस्टिवल हैं। ये तीनों ही बिलोंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। इसके अलावा लद्दाख में एक बहुत फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको हम लोग दोष मोचे नाम से जानते हैं। दोष मोचे, ये आपका लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स से क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपसे यही पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में नहीं मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, टूसू फेस्टिवल आपका झारखंड से बिलोंग करता है, जम्मू एंड कश्मीर से नहीं। झारखंड के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को अगर हम देखें तो उसमें आपका करम आ जाएगा, होली आ जाएगी, ठीक है, और टूसू, ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, दूसरी तरफ राज्य का नाम लिखा हुआ है। तो शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ध्यान रखिएगा, ये आपका कर्नाटक में ही शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। शिमोगा, कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में आपका शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मौजूद है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है सुबर्णरेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये आपका उड़ीसा लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये आपका झारखंड रांची में है। झारखंड रांची, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करने के लिए कहा गया था। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए हैं। जो सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये आपका नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है, नर्मदा रिवर के ऊपर। और लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आप सभी को पता है मणिपुर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो लोकटक लेक आपका मणिपुर है, उसी में आप कह सकते हैं कि यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया है। तो यहां पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सुबर्णरेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहां से बिलोंग करता है, ये आपका है झारखंड का। झारखंड के रांची जिले में ये पावर प्लांट मौजूद है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द समग्र शिक्षा इन बजट 2021-22 ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो समग्र शिक्षा के लिए 21-22 का जो उत्तर प्रदेश का बजट है उसमें 18,172 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 11। इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार इंडिया इज द कंट्री विद द हाउ मच लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि फॉरेस्ट एरिया के टर्म्स में भारत का पूरे विश्व में क्या नंबर है, क्या स्थान है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे डाटा 2021-2022। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो लार्जेस्ट कंट्री है, कंट्री विद द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर और लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड इज रशिया। रशिया नंबर 1 पे है और भारत का 10वां स्थान है। ध्यान रखिएगा, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, ठीक है, क्योंकि जक्सा फिट हो जाते हैं वो, है ना। जब हम लोग वन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट की, पेंजिया की, तो हम देखते हैं कि जो अफ्रीका है और जो साउथ अमेरिका है ये जिक्सा फिट हो जाते हैं आपस में। अफ्रीका में आप देखेंगे गुयाना, जो आपका गिनिया वाला पोर्शन है वो आपका पूरा फिट हो जाता है फ्रेंच सूरीनेम, फ्रेंच गुनिया और गुयाना में। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। When was the महादेई रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल established? तो महादेई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है ये आपका 2010 में बनाया गया था, ठीक है, 2010 में स्टेब्लिश किया गया था। और इसमें जो पार्टीज थी वो थी आपकी गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 14। करेक्ट ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। आर्टिकल 371 ए दिया हुआ है, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। वहीं पर आर्टिकल 371 बी जो है, ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है असम के लिए, ठीक है। तो बी असम के लिए बात करता है, तो ये यहां पर हो जाएगा। और 371 सी जो है ये स्पेशल प्रोविजन बात करता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मणिपुर। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो मणिपुर राज्य के लिए विशेष उपबंध हैं वो आपके अनुच्छेद 371 सी में दिए गए हैं। वहीं पर अगर हम असम के लिए विशेष उपबंध की बात करेंगे तो ये 371 बी में दिए गए हैं। और नागालैंड राज्य के लिए जो विशेष उपबंध है ये 371 ए में लिखे गए हैं। आपको करेक्ट का चयन करना था, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो ए ऑप्शन ही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी दोनों इनवर्स लिखे हैं तो इनको आप मिला सकते हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15।
पूछा गया कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के अंतर्गत आता है, मतलब सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन सा अनुच्छेद आता है। तो आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 ये बात करता है स्वतंत्रता के अधिकार की, राइट टू फ्रीडम की, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। आर्टिकल 23-24 आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 तक बात करता है राइट टू रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है ये 25 से 28। वहीं पर अगर 29-30 की बात करें तो इन्हें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की संज्ञा में रखा जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 16, यहां पर भी आपको सही विकल्प या करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। एक तरफ एलिमेंट का नाम है, दूसरी तरफ उसके अयस्क या और का नाम लिखा गया है। तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है आप सभी को पता होगा, बॉक्साइट होता है। गैलेना किसका अयस्क होता है, तो ये लेड का अयस्क होता है। उसके बाद आयरन का जो अयस्क होता है वो होता है आपका सिडेराइट। कॉपर का अयस्क बिल्कुल सही लिखा हुआ है मैलाकाइट, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट का ही चयन करना था आपको। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर स्कीम हैड नॉट बीन लॉन्च्ड इन द ईयर 2015। इनमें से कौन सी मेजर स्कीम या प्रमुख योजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। 2015 में कौन सी शुरू नहीं हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए प्रधानमंत्री जनधन योजना जो थी, इट इज द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, लॉन्च्ड इनिशियली फॉर 5 years ऑन 15 अगस्त 2014। 2014 में 15 अगस्त 2014 को ये योजना लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसका मेन उद्देश्य क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन। स्टार्टिंग में 4 साल के लिए लॉन्च की गई थी। तो सी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जो सभी योजनाएं हैं ये 2015 में ही लॉन्च की गई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। यहाँ पर चक्रवर्ती कमेटी में माइक्रो फाइनेंस लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। नरसिम्हन कमेटी जो थी ये बैंकिंग रिफॉर्म्स के ऊपर थी, वहीं पर चक्रवर्ती कमेटी, अब बाकी में गलत क्या है ये भी देख लेते हैं। तो जो चक्रवर्ती कमेटी थी ये आपकी मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड थी। खुसरो कमेटी या खुसरो समिति जो थी ये आपकी आप कह सकते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम से रिलेटेड थी, कृषि ऋण प्रणाली से, ठीक है। और मालेगाम कमेटी जो थी आपकी माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है। तो नरसिम्हन कमेटी काफी फेमस है, बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज रिसेंटली वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मेंस सिंगल। तो राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 को जीता है मेन सिंगल कैटेगरी में। इसके अलावा अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वुमेन सिंगल की विनर कौन रही हैं, तो वो आपकी एशले बार्टी थी। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल जीता है राफेल नडाल ने और वुमेन सिंगल जीता है एशले बार्टी ने। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 20, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है, गलत विकल्प का। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका झांसी में मौजूद है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च मतलब भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में मौजूद है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान या फिर इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका इज्जत नगर बरेली में मौजूद है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, क्योंकि इनमें से कोई भी विकल्प गलत नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है, सारे ही करेक्ट हैं। तो डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 21, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है, गलत विकल्प का। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन काउंसिल, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ध्यान रखिएगा, ये आपकी बनी थी 1989 में, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा गलत है, गलत का चयन करना था। तो बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में ही हुई थी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा जिला सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। तो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो एससी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में वो आपको सीतापुर में देखने को मिलता है, सीतापुर के बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका इलाहाबाद, और इलाहाबाद के बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है हरदोई। तो मतलब टॉप 3 में आपका सीतापुर, इलाहाबाद और हरदोई हो गया। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा टॉप 3 में नहीं आता है, तो आप देख लीजिए आजमगढ़ आपका चौथे स्थान पर आता है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5वें नंबर पे आपका लखीमपुर खेरी आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल।
किसे कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है? तो कोशिका की समस्त क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो आपका न्यूक्लियस होता है, ध्यान रखिएगा। जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, वो कोशिका की समस्त क्रियाओं का सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल सेंटर। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि कैरियर ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स किसे कहा जाता है? अनुवांशिकीय गुणों का वाहक। तो आपको सभी को पता होगा क्रोमोसोम जो होता है ये आपका अनुवांशिकीय गुणों का वाहक कहा जाता है, कैरियर ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स इसे कहा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अगर आपसे पूछा है कि प्रोटीन सिंथेसिस सेंटर ऑफ द सेल कहां पर है, किसी भी कोशिका में प्रोटीन का निर्माण सेंटर कहां पर मौजूद है, प्रोटीन निर्माण साइट कौन सी है, तो वो आपका हो जाएगा राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल क्वेश्चन नंबर 23 के लिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 24। Who has recently been appointed as the मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक? आपसे यहां पे बैंक लिख लीजिएगा, बैंक पूछा जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलदेव प्रकाश, ठीक है। और हाल ही में मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा 2020 के लिए दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एस्टिमेटेड टू बी 8 to 8.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, आर्थिक वृद्धि जो होगी भारत की, वो 8 से 8.5% तक रहने का अनुमान है। कहां, कब? 2022-23 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 26। करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। पूसा बोल्ड इज अ वैरायटी ऑफ मस्टर्ड, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। बहार जो है ये अरहर की वैरायटी है, दाल की वैरायटी है, ठीक है। वहीं पर राज 3077 जो है ये आपकी पैडी की वैरायटी नहीं है, बल्कि ये वीट की वैरायटी है, ठीक है। जो राज 3077 लिखा है ये वीट की वैरायटी है। तो आपसे करेक्ट का चयन करने के लिए कहा गया था, पहला दूसरा हमारा सही है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 27। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर मौजूद है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम केरला में मौजूद है। और अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये आपका राजस्थान में जोधपुर में मौजूद है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 28। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट भूदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड? तो भूदान मूवमेंट की स्टार्टिंग कहां से हुई थी? तो आप कह सकते हैं तेलंगाना में 1951 में आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया गया था नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट से, नालगोंडा जिले से, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा आंसर मिल गया होगा पूरे क्वेश्चन का। यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पहले पार्ट में पूछा गया था कि किस राज्य से इस मूवमेंट की स्टार्ट हुई, और दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि किस जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, जो भूदान मूवमेंट था आपका, ये आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1951 में तेलंगाना में शुरू किया गया था, नालगोंडा जिले से, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 29। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ऑपरेशन बारगा वॉज स्टार्टेड? तो ऑपरेशन बारगा जो था, इट वॉज अ लैंड रिफॉर्म मूवमेंट, प्लीज रिमेंबर, फॉर रिकॉर्डिंग द नेम्स ऑफ द शेयर क्रॉपर्स थ्रू आउट द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल स्टेट में जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनका नाम रिकॉर्ड में रखने के लिए ये एक लैंड रिफॉर्म मूवमेंट चलाया गया था, ऑपरेशन बारगा। ये ऑपरेशन बारगा कब चलाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1978 में, 1978 में। और कहां चलाया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये एक लैंड रिफॉर्म मूवमेंट है, और आप कह सकते हैं कि ये वेस्ट बंगाल में चलाया गया था 1978 में, फॉर रिकॉर्डिंग द नेम्स ऑफ द शेयर क्रॉपर्स थ्रू आउट द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 30। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन कब बनाया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन फॉर्म किया गया था 1979 में, और जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन है इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर दिया गया था 1982 में, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन मतलब ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का जो गठन हुआ था वो 1979 में हुआ था, और इसका नाम ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय से बदल के ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया था 1982 में, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31। इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत विकल्प का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संबंध में आपको गलत विकल्प का चयन करना है।
तो कलेक्टर जिले की योजनाओं का समन्वय करता था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है कि उपायुक्त जिला योजना समिति की अध्यक्षता करता था, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। कलेक्टर जो होता था, है ना, वही आप कह सकते हैं कि जिला योजना समिति की अध्यक्षता भी करते थे। तो यहां पर डिप्टी कमिश्नर ना होकर के क्या होना चाहिए था, कलेक्टर। तो दूसरा हमारा गलत है, पहला सही है। तीसरा लिखा हुआ है कि द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हु वर असिस्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर, जो कि बिल्कुल सही है। तो पहला तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट लिखा हुआ है, केवल दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है, गलत का ही चयन करना था, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा, इसे कब स्टार्ट किया गया था, तो ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर के दिन इसे स्टार्ट किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 32, When had CAPART been established? CAPART stands for the Council of Advancement of People Section and Rural Technology। ठीक है, CAPART का फुल फॉर्म क्या होगा, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट पीपल सेक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल सेक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ये कपार्ट का फुल फॉर्म है और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1986 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं आपके यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट। कपार्ट के जो चेयरमैन होते हैं वो यूनियन मिनिस्टर होते हैं फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो यहां पर आप देखिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। और जो कपार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और इट इज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर ये रजिस्टर्ड है। और कपार्ट बेसिकली क्यों बनाया गया था, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट और कुछ एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर के कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं, उसी के लिए ये कपार्ट डेवलप किया गया था। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जो एनजीओज शामिल किए गए तो उनमें करप्शन चालू हो गया। गवर्नमेंट जो फंड रिलीज करती थी एनजीओज के लिए ताकि वो गांव का आप कह सकते हैं सर्वांगीण विकास कर सकें, तो वहां पर करप्शन होने लगा। जो एनजीओज हैं वो इफेक्टिवली काम नहीं करते थे, अकाउंटेबिलिटी उनकी कोई वहां पर पुख्ता अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसके अभाव के कारण ही जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, वो इस कपार्ट स्कीम को आप कह सकते हैं व्हाइट एलिफेंट का नाम भी देते हैं, व्हाइट एलिफेंट। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 33, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है, गलत विकल्प का, विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, मतलब राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के विषय में आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1995 में, एग्जैक्ट डेट है आपका 15 अगस्त 1995 के दिन ये स्टार्ट हुआ था। 8th 5 ईयर प्लान का वो टाइम पीरियड था 1995 वाला, क्यों, क्योंकि 8th 5 ईयर प्लान हमारा 1992 से लेकर के 1997 तक चला। ठीक है, तो 8th 5 ईयर प्लान के टाइम पर ये स्टार्ट किया गया था। एंड फॉर द असिस्टिंग पीपल हु केम अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन, ना कि अबव पॉवर्टी लाइन। तो सी ऑप्शन हमारा गलत लिखा हुआ है, यहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए था, बिलो पॉवर्टी लाइन। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपको गलत विकल्प का ही चयन करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यहां पर एक छोटा सा करेक्शन है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम काट करके यहां पर आप लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम के अकॉर्डिंग कौन सा यहां पर विकल्प गलत लिखा हुआ है, यह आपको क्वेश्चन पूछा गया है। रोजगार आश्वासन योजना के तहत इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, तो रोजगार आश्वासन योजना या फिर एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम जो है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी 2 अक्टूबर 1993 को स्टार्ट हुई थी, 2 अक्टूबर 1993 को शुरू हुई थी। एंड इट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग, तो आप बता सकते हैं आसानी से 8th 5 ईयर प्लान, क्योंकि वो 1992 से 97 के बीच में आता है। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। एटलीस्ट 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ईयर इन अ विलेज, मतलब यहां पर ये प्रावधान था एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम में कि आप कह सकते हैं कि मिनिमम 100 डेज एम्प्लॉयमेंट एक साल में प्रोवाइड कराना होता था विलेज में। तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, तो यहां पर आप देखेंगे कोई भी गलत नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 35, When was the crash scheme for rural employment launched and during which of the following 5 year plan it was launched? दो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि क्रैश स्कीम ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना कब शुरू की गई थी,
ईयर पूछा गया आपसे, और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे शुरू किया गया था। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। जो क्रैश स्कीम थी फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण रोजगार के लिए जो क्रैश योजना थी, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1971 से लेकर के 72 के बीच में, और ये जो टाइम पीरियड था किसका था, 4th 5 ईयर प्लान का था। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 36। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द 13 स्टेट्स द ड्रॉट प्रोन डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। 13 राज्यों के कितने जिलों में सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 164, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 37। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर इनिशियली इंक्लूडेड इन मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरल डेवलपमेंट एजेंसी, सीमांत किसान एवं कृषि श्रमिक विकास अभिकरण में प्रारंभ में कितने जिलों को शामिल किया गया था। तो प्रारंभ में इसमें टोटल 40 जिले थे, ध्यान रखिए, 40 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन वाज द नेम ऑफ स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना चेंज टू द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का नाम बदल के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब किया गया था। तो ये किया गया था आपका 2011 में। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। किसान कल्याण मिशन का जो पहला फेज हुआ था, है ना, तो उसका इनॉग्रेशन उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में। तो ध्यान रखिएगा, किसान कल्याण मिशन का पहले चरण का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से हुआ था 6 जनवरी 2021 को। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 40। 1955 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी मद्रास में, भारतीय समाज की स्थिति पर एक सम्मेलन किया गया था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है। और उसी में दूसरा क्वेश्चन है कि इस पूरे सम्मेलन की फुल डिटेल एक बुक के रूप में पब्लिश हुई थी, इस बुक का नाम क्या था। तो 1955 में भारतीय समाज की स्थिति पर जो सम्मेलन मद्रास में आयोजित किया गया, उसकी अध्यक्षता की थी इरावती कर्वे जी ने, और बुक का नाम था सोसाइटी इन इंडिया। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 41। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा सभा एंड समिति हैव बीन मेंशन्ड। तो ऋग्वेद में ये दोनों वर्ड मेंशन है प्रजापति के ट्विन डॉटर्स के रूप में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। यूनाइटेड प्रोविंस पंचायती राज एक्ट वॉज साइंड बाय द गवर्नर जनरल ऑन 1947। 1947 में जो आपका यूनाइटेड प्रोविंस पंचायती राज एक्ट था, गवर्नर जनरल के द्वारा 1947 में इसे साइन किया गया था। अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि द पंचायत वर एस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम 1949। ध्यान रखिएगा, 1949 से पंचायतों का एस्टेब्लिशमेंट उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इवन 15 अगस्त 1949 को, ध्यान रखिएगा, 35,000 पंचायतों को एस्टेब्लिश किया गया, और साथ ही साथ 8,000 पंचायत जो अदालत होती है उनको एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो 15 अगस्त 1949 को यह काम हुआ था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के निम्नलिखित में से किस चरण से पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो जो पहला चरण था पंचायतों के विकास का, जो पहला चरण था, ध्यान रखिएगा, स्टार्ट हुआ था 1952 से। 1952 से स्टार्ट हुआ था। तो जो पहला चरण था, है ना, वहीं से आप कह सकते हैं कि जो पंचायतों का डेवलपमेंट है ये भी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो गया था। और अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि पंचायतों के विकास के प्रथम चरण के दौरान जिला नियोजन समिति में प्रत्येक तहसील से कितने प्रधान नामित किए गए थे। तो एक प्रधान नामित किया गया था जिला नियोजन समिति में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। हाउ मैनी वुमेन बीकेम एमएलए इन उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस 2022। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कितनी महिलाएं विधायक बनी हैं। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 47 महिलाएं विधायक बनी हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। पंचायतों में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो पंचायतों में मतदाता, अगर आपको चुनाव देना, वोट करना है ना, तो आपकी आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए। वहीं पर अगर आपको चुनाव लड़ना हो, द मिनिमम एज
फॉर द मेंबर्स ऑफ पंचायत और प्रधान और अदर ऑफिस बियरर्स, तो वो आपका होता है 21 साल। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु 21 साल होनी चाहिए और वोट देने के लिए आपकी आयु 18 साल होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज वाज इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो आपका तीसरा थर्ड 5-year प्लान था वो था आपका 1961 से लेकर के 1966 के बीच का। और उत्तर प्रदेश में जो 3-tier पंचायती राज इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 1961 से 62 के बीच में। तो हम कह सकते हैं बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इनकरेक्ट ऑप्शन या गलत विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। पहला लिखा हुआ है कि प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होती हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 2 से 4 बैठकों का आप कह सकते हैं प्रावधान है, 2 बैठकें तो होती ही हैं। द फर्स्ट मीटिंग इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ खरीफ क्रॉप, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। जैसे ही खरीफ की फसल काटी जाती है आप कह सकते हैं उसी टाइम पे पहली बैठक होती है। जो सेकेंड मीटिंग होती है, ध्यान रखिएगा, वो रबी क्रॉप जो होते हैं, रबी की फसल, उसके हार्वेस्टिंग के दौरान या उसकी कटाई के दौरान होती है। तो यहां पर जैद लिखा है जो कि गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए था, रबी क्रॉप होना चाहिए था। तो सी ऑप्शन हमारा गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन का ही चयन करने के लिए कहा गया था। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 48, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, जिसके लिए कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, एंड फॉर विच इट इज मैंडेटरी टू गिव हाउ मेनी डेज प्रायर नोटिस। तो आप कह सकते हैं 15 दिन पहले 15 डेज प्रायर नोटिस दिया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ विलेज हेड। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 49, गलत विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। एज पर सेंसस 2011 द प्लेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रूरल एरिया। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, इसके विषय में आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी क्षेत्र जिसकी पॉपुलेशन कम से कम 5000 हो। ठीक है, रूरल होने के लिए, ग्रामीण होने के लिए जो सेंसस 2011 का क्राइटेरिया है वो है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो कम से कम 5000 तो होनी चाहिए। यहां पर 2000 लिखा है, तो यही हमारा गलत लिखा है, गलत का चयन करना था। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहां पर 2000 की जगह 5000 होना चाहिए था। इसके अलावा कुछ और भी प्रावधान है, जैसे जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इट इज लेस देन 400% पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड हुज 25% ऑफ द नंबर ऑफ वर्किंग मैन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क। तो अगर ये किसी एरिया में खूबियां हैं या किसी क्षेत्र की अगर ये विशेषताएं हैं तो हम उसे रूरल एरिया या ग्रामीण क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो 49 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50, एक पक्का बीघे में कितने बिस्वा होते हैं। तो एक पक्का बीघा में 20 बिस्वा या फिर 27,225 स्क्वायर फीट होता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 से हमारा हिंदी स्टार्ट है, तो देख लेते हैं। रेखांकित में कौन सा समास है, तो आप कह सकते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये आपसे आई होप आप सभी को याद होगा, नहीं याद हो तो प्लीज इसे आप एक बार याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन तो आपके आने हैं हिंदी में इस पॉइंट से, इस टॉपिक से। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 का मैंने बी ऑप्शन बता दिया, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 52, लिंग की दृष्टि से गुरुत्व क्या है, तो गुरुत्व बल होता है, तो पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 53, शुद्ध वर्तनी का आपको यहां पर चयन करना है। तो डी ऑप्शन में आप देखिए बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, केंद्रीकरण, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 54, वे पढ़ रहे हैं में कौन सा काल है, तो अभी पढ़ रहे हैं तत्काल वर्तमान काल में भी पढ़ रहे हैं, तात्कालिक समय में, तो हम कह सकते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स गौशाला शब्द में कौन सा समास निहित है, तो गौशाला में गो के लिए शाला तत्पुरुष समास हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जो प्रमदा है यह पर्यायवाची किसका होता है, स्त्री का, स्त्री या सुंदरी, इसका पर्यायवाची होता है प्रमदा। बाकी हृद, पुष्कर और कासार ये सभी तालाब के
पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रमदा का मतलब होता है स्त्री। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा समास शब्द का विलोम है? तो समास का विलोम होता है व्यास। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 58 तत्सम तद्भव का। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो मुंह एक तद्भव शब्द है, किवाड़ तद्भव है, हींग भी तद्भव है, कर्तन देखिए तत्सम शब्द हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। तो आप देखिए जो चक्का होता है ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 60, सही वाक्य का आपको चयन करना है। प्याज कड़वा होता है ना कि कड़वी, तो पहला स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, आपको सही का चयन करना है। पहला गलत लिखा हुआ है। बारात की शोभा देखते बनती थी, नहीं गलत है, ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। माली फूलों की माला लेकर आया है या माली फूलों की माला ले आया है, दोनों सही है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वे कई विषय के ज्ञाता हैं, ठीक है, तो ये भी गलत लिखा हुआ है, डी ऑप्शन भी। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 61, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो जो श्रवण है, ध्यान रखिएगा, ये आपका अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों ही व्यंजन संधि के उदाहरण है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 62, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो वो आत्मश्लाघी होता है। आत्मश्लाघी के लिए एक शब्द आपका, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले का एक शब्द क्या हो जाएगा? आत्मश्लाघी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 63, ओखरी में सिर देना मतलब जानबूझकर संकट मोल ले लेना, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, आप मरे जग प्रलय, मतलब आप कह सकते हैं कि अपने मरने के बाद प्रलय ही क्यों ना आ जाए, है ना, मतलब अपना नुकसान ना हो, अपना अगर नुकसान हो ही गया है तो फिर अगले का भी नुकसान हो, ऐसी सोच रखना ही कहलाता है आप मरे जग प्रलय। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 65, अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो सीता गुणवान स्त्री नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, गुणवती स्त्री होता है, तो ए ऑप्शन हमारा अशुद्ध है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 66, किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है? तो हस्ताक्षर जो वर्ड है इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है। तो जो मोती है, ध्यान रखिएगा, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो 68 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69, आराध्या अपनी गाय से बहुत डरती है, इसमें कौन सा कारक है? तो टोटल 8 कारक होते हैं हिंदी में, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 69 में आराध्या अपनी गाय से बहुत डरती है, मतलब से अलग होना, मतलब अपादान कारक की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, है ना, कंफर्म नहीं है और कार्य हो भी नहीं रहा है। अगर वर्तमान काल में काम होता हुआ प्रतीत होता है तो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अगर काम पूर्ण नहीं हुआ तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। वहीं पर अगर काम हो गया है किंतु कार्य के होने में संदेह होता है तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपिल शब्द के अनिकार्थी शब्दों में से एक नहीं है? तो जो अग्नि है वो कपिल का अनिकार्थी है, सूर्य और शिव भी कपिल का अनिकार्थी है। इसके अलावा आप कह सकते हैं मुनि, कुत्ता, चूहा, वानर, विष्णु, शिव, सफेद, मटमैला, ये सभी आपके अनिकार्थी किसके हैं? कपिल के। तो देखिए इंद्र कहीं से भी कपिल का अनिकार्थी नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 72 जो कि पैराग्राफ वाला है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में कोरोना वायरस के शुरुआती दौर से ही चिकित्सीय संसाधन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए जाते रहे हैं? तो यहां पर आप देखिए जिलों का नाम लिखा हुआ है, पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और गोरखपुर। तो वाराणसी, प्रयागराज,
वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और मेरठ है, ना कि बलिया है। तो तीसरा आप हटा दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73। यहां पर लिखा है कि कौन रिकवरी रेट न बढ़ने के मुख्य कारण है। तो यहां पर आप देखिए पैराग्राफ में आपको दिखाई देगा कि जो रिकवरी न बढ़ने के कारण है, इनमें विभिन्न भागों में संवाद और समन्वय की कमी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के प्रति उदासीनता और दवाओं व ऑक्सीजन का बैकअप मुख्य हो सकता है। ठीक है, तो इतने कारण बताए गए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं संवाद और समन्वय की कमी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और दवाओं व ऑक्सीजन का बैकअप, तो ये तीनों ही कारण है। तो आप कह सकते हैं कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 74। गद्यांश का शीर्षक आपसे पूछा गया है। तो शीर्षक आप पढ़ोगे पूरा जब गद्यांश, तो आपको पता चलेगा समन्वय जरूरी होता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ही आ गया, क्वेश्चन नंबर 75। हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो टोटल 8 कारक होते हैं, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबोधन, तो ये सारे जब आप काउंट करोगे संबंध, तो ये आपके टोटल 8 कारक बनते हैं हिंदी में। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 76 से हमारा हिंदी स्टार्ट है। तो हिंदी में मैं आपको आंसर्स बता दूंगा। ठीक है, आप इसको मिलान कीजिएगा जब आप सॉल्व करेंगे। अगर कोई समस्या आती है या मेरे द्वारा बताए गए उत्तर में विभिन्नता पाई जाती है, आपका कुछ और अगर उत्तर आ रहा है, तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जो हमारे मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं वो आपको उसका रिजोल्यूशन देंगे। साथ ही साथ जो लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हैं उनको डिटेल्ड सोल्यूशन हर क्वेश्चन का प्रोवाइड कराया जाता है पेड ग्रुप में, जो डिस्कशन ग्रुप है वहां पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है विषम विकल्प का ऑड वन आउट आपको करना है। तो आप देखिए बाकी तीनों समीकरण जो हैं ये द्विघात समीकरण है, और जो डी वाला लिखा है ये एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो विषम इसमें डी वाला हो जाएगा क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण है, बाकी सारे आपके द्विघात समीकरण है। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 77 है, द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल आपको दे रखा है। ठीक है, तो b बाई ए और c बाई ए आप कह सकते हैं आपको दे रखा है, और उसमें कुछ कंडीशन लगाई गई है कि यदि बड़ी जड़ को आधा कर दिया जाए और छोटी जड़ को दोगुना कर दिया जाए, मतलब जो बड़ी वाली रूट है, जो बिगर रूट है उसको आधा कर दिया जाए और जो स्मॉल रूट है उसको दोगुना कर दिया जाए, तो जो परिणामी द्विघाती समीकरण होगा वो क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 78, के किन मानों के लिए इस समीकरण के वास्तविक और विशिष्ट हल होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये आपको चेक करना है। ठीक है, इसको आप चेक करेंगे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, सॉल्व करेंगे आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 80 है, दो अभाज्य संख्याएं हैं पी और क्यू, मतलब प्राइम नंबर्स हैं, एलसीएम इनका दे रखा है और पी इज ग्रेटर देन क्यू है, आपको पी माइनस क्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मतलब जो संख्या होगी वो 2231 पी और 2231 क्यू आप मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 81, 3 धावक हैं, वृत्ताकार ट्रैक में दौड़ रहे हैं, एक चक्कर में 20, 30 और 35 मिनट में पूरा करते हैं। अगली बार शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, तो आप इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद जो है उसको घंटे में चेंज कर दीजिएगा, घंटे और मिनट में। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे तो 7 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 82, एक समीकरण आपको दे दिया गया है, उसका एक मूल दे दिया है, तो उसके मूलों के वर्गों का योग आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 17/2 आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप इसे पूछ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 83, 2 अंकों की एक संख्या ऐसी होती है कि उसके अंकों का गुणनफल 8 है, इस संख्या में 63 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, तो इस संख्या में अंकों का योग कितना होगा। 2 अंकों की संख्या अगर कभी मानी जाती है तो इस फॉर्म में मानी जाती है, ध्यान रखिएगा, 10x + y, और जब अंक अपना स्थान बदलते हैं तो ध्यान रखिएगा हो जाता है 10y + x। इस मेथड से आप आगे बढ़िएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 83 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 84, किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या अगर इतनी बन रही है, तो मतलब आपसे कहा जा रहा है कि अगर संख्या x है तो x का 50/3% आपको फाइंड आउट करना है, 1/,
तो आपका आप कह सकते हैं कि x प्लस एक्स बाई 6 ये आपको दे रखा है, 7x बाई 6 आपको दे रखा है यहां पर 4956, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिए, 7 7 और 8, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा सी वाला ऑप्शन 42848, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 85। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप आपको फाइंड आउट करना है। सी ऑप्शन आपका आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसे पूछ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 86। एक भिन्न के अंश और हर का योग आपको दे रखा है 10, अंश में 3 की वृद्धि और हर में 1 की कमी हो, मतलब x प्लस वाई। अगर आपको भिन्न x अपॉन वाई है तो x प्लस वाई आपको यहां पर दे रखा है क्या 10, और अगर अंश में 3 की वृद्धि कह रहा है और हर में 1 की कमी हो तो भिन्न 1 हो जाती है, मतलब x प्लस 3 बराबर आपको दे रखा है y माइनस 1 के। तो दो इक्वेशन बन गई, आप सॉल्व करेंगे, सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट निकल आएगी, x और y की वैल्यू निकलने के बाद, ठीक है, उसका आप डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, 4 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 87। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 7, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में आप चेक करते थे a1 अपॉन a2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस तरह से आप चेक करते थे, ठीक है। तो इसको आप चेक कीजिएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 88। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई का 60% है, ठीक है। जो चौड़ाई है वो इसकी लंबाई का 60% है। यदि मैदान का परिमाप आपको दे रखा है तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। आयताकार मैदान का परिमाप है तो आप लंबाई को पहले मान लें 100, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी आपकी 60, परिमाप आपको दे रखा है 800 मीटर, तो यहां से आप परिमाप पहले निकालिए, 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 160, तो आपका आ जाएगा 320। 320 जो परिमाप है ये किसके बराबर है, 800 के बराबर है। तो यहां से 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, 1 की वैल्यू निकल आएगी तो अब सिंपल आप 6000 की वैल्यू यहां से निकाल लीजिएगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, ठीक है। तो 60 इंटू 100 आपका 6000 आ जाएगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 320 अगर 800 के बराबर है तो 6000 कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 89। 3 से 4 बजे के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई कितने मिनट के अंतर पर एक दूसरे के ऊपर होगी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 90। 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको 2 पाई आर आपको दे रखा है, 2 पाई आर ये दे रखा है 22 सेंटीमीटर का, तो ये 11 जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए 7/2 आपका रेडियस आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हुई हो, आप अपने आप खुद इसको लगाइएगा। 2 पाई आर आप इक्वल कीजिएगा 22 सेंटीमीटर के, यहां से रेडियस निकालिएगा और उसके बाद ये पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो यहां पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। तो यहां पर आपको एक समीकरण दिया गया और एक समीकरण और लिखा हुआ है जिसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्व कीजिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 91 के लिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। पी क्यू के समानुपाती और आर के वर्ग के विपरीत समानुपाती होता तो क्यू में 20% की वृद्धि और आर में 20% की कमी के कारण पी में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो यहां पर 87.5% की वृद्धि दर्ज करेगा, ठीक है। पी में इतने 87.5% का इंक्रीज होगा, ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 92 का, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में इसे पूछ सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रेक्षण यहां पर दिए गए हैं, उनका माध्य 9 दिया गया है। अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य आपसे पूछा गया है। डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 34/3। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 94। 750 रुपए में एक व्यक्ति ने एक कुर्सी और एक मेज खरीदा है। कुर्सी को 5% लाभ पर और मेज को 20% के लाभ पर बेच रहा है। उसे कुल मिलाकर 16% का लाभ हुआ है, तो मेज की मूल लागत क्या है।
ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है ये, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 94 के लिए, 550 रुपए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 95, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक व्यक्ति किसी विशेष दूरी विशेष दूरी का एक तिहाई हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर एक तिहाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर जो शेष बचा उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय कर रहा है। मतलब यहां पर देखिए जो दूरी है, डिस्टेंस, वो कांस्टेंट है। अगर उस व्यक्ति ने आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की होती तो इसकी यात्रा को पूरा करने में उसे 4 मिनट अधिक समय लगता। तो व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की? ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 240 किलोमीटर। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 96, एक व्यक्ति पिछले वर्ष की तुलना में 1000 रुपए अधिक बचाता है। यदि वह पहले वर्ष में 2000 रुपए बचाता है तो वह कितने वर्षों में 1,70,000 रुपए बचाएगा? टोटल 17 साल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त का मतलब हो गया कि सपोज कीजिए ये अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पर इस तरह से जो एक वृत्त बनेगा चारों तरफ वो परिवृत्त होगा। इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है और कर्ण पर खींची गई ऊंचाई 8 सेंटीमीटर की है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 के लिए 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, ये उनका स्पर्श है। उनके क्षेत्रफल का योग 41 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है, केंद्र मान लीजिए C1 C2, ये आपका डिस्टेंस दे दिया 9 सेंटीमीटर का, तो उनके व्यास के बीच क्या अंतर होगा? ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 के लिए, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 99, मान लीजिए एक वर्ग x का क्षेत्रफल P है और Q उस वर्ग x के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल है। P बटा Q का मान क्या होगा? तो अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 1/2। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो 1/2 गुणे आप कह सकते हैं 2 इंटू 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू सेकेंड विकर्ण। तो मतलब आप सिंपली इसको लिख सकते हैं 336 बराबर 48 गुणे x। तो यहां से आप दूसरे विकर्ण की लंबाई फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका परिमाप निकाल लीजिए, क्योंकि जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, इस तरह से तो ये 90 डिग्री बनेगा। अब आपको ये पता है, ये पता है, इक्वली डिवाइड करते हैं और समकोण पर काटते हैं, तो आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरह आप इसे निकाल सकते हैं। समचतुर्भुज है तो एक भुजा ही आप निकाल लीजिए, और एक भुजा मान लीजिए ए आई है तो 4a जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यही उसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 100 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।